गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि निर्देशांक जो रूपांतरण होता है वो होता क्या है। एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूं हल्का सा कि जब हमने बात की थी अपने पास माना हमने एन विमीय आकाश माना था। कैसा आकाश माना था? एन विमीय आकाश। इस एन विमीय आकाश में हमने दो निर्देश तंत्र लिया था, एक तो लिया था एस और दूसरा लिया था बेटा एस डैश। ये दो निर्देश तंत्र हमने किस में लिए थे? एन विमीय आकाश में लिए थे। माना एस जो निर्देश तंत्र है इसमें जो कण की स्थिति थी एक्स, तो उसका मान था x1, x2, x3, ऐसे लास्ट में मान क्या था xn, क्योंकि कौन सा आकाश है बेटा अपना? एन विमीय आकाश। इस एन विमीय आकाश में हमने दो निर्देश तंत्र माने एस और एस डैश। एस में जो कण की स्थिति थी अपने पास वो क्या थी? वो थी x1, x2, x3 और लास्ट में क्या हो गया अपना xn हो गया। ऐसे ही जो अपने पास दूसरा निर्देश तंत्र ये कौन सा है? एस डैश निर्देश तंत्र है। इस एस डैश निर्देश तंत्र में हमने कण की स्थिति मानी थी x बार 1, x बार 2, x बार 3 और लास्ट में से क्या आ गया था? x बार n आ गया। ये हमने इसकी स्थिति मानी थी किसमें? एस डैश निर्देश तंत्र में। अब देखो इस एस निर्देश तंत्र का इसके सापेक्ष जो संबंध है, या कहो कि एस डैश जो निर्देश तंत्र अपने पास है, इस एस डैश निर्देश तंत्र को हम किसके रूप में लिखते हैं? तो इसको हम एस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का संबंध है यही क्या होता है अपना बेटा? निर्देशांक रूपांतरण होता है। क्या होता है ये? निर्देशांक रूपांतरण। कि एस डैश का जो मान है वो किसके रूप में लिखना? एस के रूप में लिखना। ये अपना होता है निर्देशांक रूपांतरण। जैसे देखो अगर मैं बात करूं x बार 1 तो इसका मान हो जाएगा बेटा x बार 1 है, लेकिन किसके रूप में होगा? x1, x2, x3, ऐसे ये मान कहां तक जाएगा अपने पास? xn तक चला जाएगा। अगर बात की जाए x बार 2 तो इसका मान क्या आएगा? ये देखो x बार 2 तो है, लेकिन किसका फलन हो जाएगा ये भी x1, x2, x3 और लास्ट में आ गया xn। इसका क्या हो गया बेटा? ये फलन हो गया अपने पास। अगर मैं बात करता हूं x बार 3 तो वो भी किसका फलन होगा? x बार 3 तो है, लेकिन फलन है x1, x2, x3 और लास्ट में आ गया xn। इसका ऐसे जब लास्ट में हम जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? ये आएगा x बार n। तो ये लास्ट जो फलन है ये भी किसका फलन होगा? तो ये भी अपने पास x1, x2, x3 और लास्ट में आ गया अपने पास xn। इसका क्या होगा बेटा? फलन होगा। ये जो सारी की सारी अपने पास है यही क्या होती है? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण होती है। इसमें हम एस डैश निर्देश तंत्र का किसके साथ संबंध ज्ञात करते हैं? एस निर्देश तंत्र के साथ हम क्या ज्ञात करते हैं बेटा? संबंध ज्ञात करते हैं। अब देखो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है रैखिक रूपांतरण। ये तो निर्देशांक का रूपांतरण आ गया। जो अपना अगला है वो किसका है? तो वो है रैखिक रूपांतरण। अब देखो बेटा रैखिक रूपांतरण होता क्या है पहले समझेंगे कि जो रैखिक रूपांतरण है वो होता क्या है। तो अगला अपना कौन सा है? अगला अपना है रैखिक रूपांतरण। अब समझो कि रैखिक रूपांतरण अपना होता क्या है। कि देखो अपने पास जो निर्देशांक रूपांतरण था जो हमने अभी भी पढ़ा है वो कौन सा रूपांतरण है? निर्देशांक रूपांतरण। इस निर्देशांक रूपांतरण में बेटा अपने पास कौन सा निर्देश तंत्र था? एक तो था एस और दूसरा कौन सा था? एस डैश निर्देश तंत्र था। इस एस डैश का मान हम किसके रूप में लिख रहे थे? एस के रूप में लिख रहे थे। तो निर्देशांक रूपांतरण में जो निर्देश तंत्र अपना एस डैश है, इस एस डैश निर्देश तंत्र को हम एक घातीय समीकरण के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? एक घातीय समीकरण के रूप में लिखते हैं। और इस निर्देशांक रूपांतरण में जो निर्देश तंत्र एस डैश है इसको घातीय समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है?
उसका रैखिक रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? उसका रैखिक रूपांतरण। किसका? कि अगर अपने पास निर्देशांक रूपांतरण जो था, जिसमें हमने एस डैश का जो मान था वो किसके रूप में लिखा? एस के रूप में लिखा, और जो मान हमने लिखा एस डैश जो अपने पास वहां पे मिला, उस एस डैश का मान हम किसके रूप में लिखते हैं? एक घातीय समीकरण के रूप में। जब हम एस डैश का मान एक घातीय समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में अपने पास जो मान मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम रैखिक रूपांतरण। देखो होता कैसे, अगर बात की जाए बेटा, सबसे पहले मैं लिखा था x बार 1। क्या लिखा था सबसे पहले? x बार 1। तो इस x बार 1 का जो मान है वो आएगा a1 डैश हो गया, आगे आ गया x1 प्लस में a1 2 x2 प्लस में a21 आएगा भाई, ये होगा a2, मतलब a1 a2 a3, ऊपर तो सबके लिए क्या है? 1 है। आगे क्या आएगा? इसका जो मान आएगा लास्ट में आएगा a3 1 x3 प्लस में लास्ट आ गया an 1 xn। ये है देखो एस डैश निर्देश तंत्र का एक घातीय समीकरण है ना। इस घातीय समीकरण के रूप में जो हमने इसका मान रखा है, ये अपना क्या कहलाता है? रैखिक रूपांतरण कहलाता है। कि एस डैश निर्देश तंत्र निर्देशांक रूपांतरण में जो हमने एस डैश निर्देश तंत्र का मान निकाला था, इस एस डैश निर्देश तंत्र के मान को हम किसके रूप में लिखते हैं? घात के रूप में लिखते हैं, घातीय रूप में उसको लिखते हैं, घातीय समीकरण के रूप में उसको लिखते हैं, और वो अपना क्या कहलाता है? तो वो अपना कहलाता है रैखिक रूपांतरण। जैसे x बार 1 के लिए वैसे ही क्या आएगा बेटा? x बार 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा a1 2 x1 a2 2 x2, ऐसे लास्ट में क्या ये आ जाएगा? a3 2 x3, और लास्ट में अपने पास हो गया an 2 xn। ये आ गया अपना इसका मान दूसरे वाले। ऐसे अगर हम जाए कौन से पे आ जाएंगे? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और लास्ट में क्या होगा? n होगा। तो अगर हम n वाले की बात करते हैं तो x बार n इक्वल्स तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा a1। अब इसके लिए घात कितनी आ गई? n, क्योंकि n की बात हो रही है। आगे क्या है? x1 a2n, ये हो गया x2 a3n, ये हो गया x3, और ऐसे लास्ट में मान अपने पास क्या आ जाएगा? ये आएगा ann xn। ये जो समीकरण है ये अपने कहलाते हैं रैखिक रूपांतरण के समीकरण। किसके कहलाते हैं? ये वाले रैखिक रूपांतरण के अपने समीकरण कहलाते हैं। देखो इनको अगर मैं सारणिक रूप में लिखूं तो सारणिक रूप में इसको कैसे लिख सकता हूं? x बार 1 x बार 2 x बार 3, और लास्ट में आ जाएगा x बार n। हो गया एक तरफ का। दूसरी तरफ देखो अपने पास मान क्या आएगा? तो ये आएगा a11 a21, ऐसे लास्ट में आएगा an1, ये हो जाएगा दूसरे के लिए a12 a22, और लास्ट में आ गया an। ऐसे ये जो मान है किसके लिए आएंगे? लास्ट वाले के लिए क्या होंगे अपने पास? a1n a2n, और लास्ट में आ गया ऐसे क्या आएगा? an। हो गया, अंदर वाला हमने a1 का लिख दिया। अब लास्ट में इसके बाद जो मान है वो क्या आएगा? वो आएगा x1 x2, और लास्ट में ऐसे क्या हो जाएगा? xn। ये जो है ये लिखा है, ये होता है रैखिक जो रूपांतरण होता है अपने पास, उस रैखिक रूपांतरण का कौन सा रूप होता है? सारणिक रूप। तो ये अपना जो रैखिक रूपांतरण था वो खत्म हो गया। होता क्या है कि निर्देशांक रूपांतरण में जो हमने मान निकाला किसका? निर्देश तंत्र एस डैश का मान निकाला किसके रूप में? निर्देश तंत्र एस के रूप में मान। ठीक है, तो उसका जो मान वहां से निकल के आया उस मान को हम घातीय समीकरण के रूप में लिखते हैं, और इसी को बोलते हैं रैखिक रूपांतरण। तो हमने घातीय समीकरण के रूप में मान लिखा, और मान लिखने के बाद क्या आ गया? उसका हमने सारणिक रूप में लिख लिया। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद आगे का जो अपना अगला टॉपिक है वो है जैकोबियन। जैकोबियन बोल दो या फलनिक सारणिक बोल दो। ये फलन सारणिक जो अपने पास होता है, किसी फलन का अगर हम सारणिक रूप लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैकोबियन बोलते हैं।
कि किसी भी कोई भी अपने पास फलन होता है, उस फलन का यदि हम कौन सा रूप लिखते हैं, तो यदि हम उस फलन का सारणिक रूप लिखते हैं तो वो सारणिक रूप अपना क्या कहलाएगा, जैकोबियन कहलाएगा, या उसको बोलोगे आप फलनिक सारणी। तो इसका मतलब जो अपना अगला टॉपिक था वो क्या था, जैकोबियन। या इसका दूसरा नाम क्या है, फलनिक सारणिक। ये हो गया इसका दूसरा नाम, जैकोबियन बोल दो या क्या बोल दो, फलनिक सारणिक बोल दो। ठीक, तो जैकोबियन में होता क्या, माना अपने पास जो हमने निर्देशांक रूपांतरण निकाले थे उसको मैं x बार i के रूप में लिख रहा हूं। किसके रूप में लिख रहा हूं, x बार i। तो यहां पे इसका जो मान आएगा वो होगा x बार i, क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 और लास्ट में अपने पास क्या आ गया बेटा, xn आ जाएगा। ये हमने निर्देशांक रूपांतरण में निकाला भाई। यहां पर i का जो मान है वो चलेगा 1 2 3 और ऐसे ये मान कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। हो गया पूरा। ये अपना होता है निर्देशांक रूपांतरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक रूपांतरण। इस निर्देशांक रूपांतरण को हम किसके रूप में लिखेंगे, जैकोबियन के रूप में लिखेंगे। तो देखो इसको जब हम जैकोबियन के रूप में लिखेंगे तो ये जैकोबियन के रूप में कैसे जाता है अपने पास, जब हम इसके जैकोबियन की हम इसकी बात करते हैं तो इसका देखो जैकोबियन अपने पास क्या है बेटा, इसका जो जैकोबियन होता है देखो उसको प्रदर्शित करते हैं जे से। जे का मतलब क्या हो गया, जैकोबियन। जैकोबियन लिखने का तरीका सीधा सीधा अपने पास देखो, डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स आई, यानी कि एस डैश निर्देश तंत्र की जो स्थिति है उसका किसके सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, आंशिक अवकलन। एस निर्देश तंत्र की जो स्थिति है उसके सापेक्ष हमने उसका कैसा अवकलन कर दिया बेटा, आंशिक अवकलन कर दिया। ठीक है, यहां से जो इसका मान आएगा देखो उसको मैं सारणिक के रूप में लिख रहा हूं। ये भी सारणिक बनाइए थे, आगे भी क्या लिखूंगा, सारणिक रूप। बेटा सबसे पहले आएगा डेल एक्स बार 1 अपोन में आ गया डेल एक्स 1। आई की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ऐसे ही क्या आएगा देखो, अपना जो मान आएगा वो आएगा डेल एक्स बार 1 अपोन में डेल एक्स 2। हो गया भाई, ऊपर का तो 1 ही चल रहा है। 1 का एक बार 1 के सापेक्ष किया, फिर 2 के सापेक्ष किया, ऐसे ही किसके सापेक्ष करोगे, डेल एक्स बार 1 अपोन में डेल एक्स 3। और ये मान ऐसे ही कहां तक जाएगा, डेल एक्स बार 1 अपोन में डेल एक्स n। ये हमने 1 का सबकी अलग अलग के सापेक्ष हमने, मतलब ऊपर तो अपने पास एक ही निर्देशांक है, एक ही स्थिति है x बार 1, उसका हमने x1 के सापेक्ष, x2 के सापेक्ष, x3 के सापेक्ष, ऐसे लास्ट तक किसके सापेक्ष कर दिया, xn के सापेक्ष कर दिया। अगर हम बात करते देखो जैसे डेल x बार अब आ जाएगा 2, इसका क्या होगा बेटा, डेल x1 के सापेक्ष करोगे, डेल x बार 2 का किसके सापेक्ष करोगे, डेल x2 के, डेल x बार 3 का किसके सापेक्ष करोगे, डेल x3 के, और लास्ट में आ जाएगा डेल x बार ना, ये भी 2 रहेगा। ठीक है, और 2 का किसके सापेक्ष करोगे, डेल xn के सापेक्ष। मतलब एक बार हमने बार 1 वाले का कर दिया एस निर्देश तंत्र के सारों के सापेक्ष, फिर बार 2 वालों का कर दिया। ऐसे लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा अपना डेल x बार n अपोन में डेल x1, डेल x बार n अपोन में डेल x2, डेल x बार n अपोन में डेल x3, और लास्ट में आ जाएगा डेल x बार n अपोन में डेल xn। ये जो रूप है, इस रूप को देखो, ये जो था अपने पास, इसका हमने क्या किया, ये अपने पास जो मान था एस डैश निर्देश तंत्र का मान था, किसके रूप में था, एस के रूप में। इसको बोलते थे निर्देशांक रूपांतरण। इस निर्देशांक रूपांतरण को जब हम जैकोबियन में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, जैकोबियन में। तो जब बेटा ये जैकोबियन में लिखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में अपने पास होगा क्या, जब हमने इसको जैकोबियन में लिखा तो जो एस डैश निर्देश तंत्र का मान था उसका हमने किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, एस निर्देश तंत्र के मान के सापेक्ष हमने उसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। और अवकलन करने के पास अपने पास ये वाले मान आ गए। ठीक, एक तरीका ये है। और बेटा इसका एक तरीका और होता है, देखो उस तरीकों को क्या कहेंगे,
यहां पर अगर देखा जाए एक्स आई के सापेक्ष, यानी कि एक्स बार आई का जो मान है वो किसके सापेक्ष, एक्स आई के सापेक्ष। जे जो है ये एक्स बार एक्स आई का किसके ना, एक्स बार आई का किसके सापेक्ष, एक्स आई के सापेक्ष। मतलब इसके सापेक्ष हमने क्या किया था, अवकलन किया था किसका, इसका किया। तो ये जो है जे यहां पर जो लिखे हुए ये एक्स बार आई का एक्स आई के सापेक्ष जैकोबियन रूपांतरण कहलाता है। कौन सा रूपांतरण कहलाता है, जैकोबियन रूपांतरण एक्स बार आई का किसके सापेक्ष, एक्स आई के सापेक्ष। अब देखो इसका एक व्यापक रूप अलग से और होता है, दूसरा जो इसका रूप होता है, अगर हम उस रूप की बात करते हैं बेटा तो देखो उसमें क्या है, व्यापक रूप में हम क्या करेंगे तो उसको समझो। व्यापक रूप में देखो बेटा क्या करेंगे, हम अपने पास दो चर है, मतलब एक फलन हो गया कोई एक्स वाई, क्या है कोई फलन है, क्या है एक्स वाई। ये दो स्वतंत्र चरों पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। और दो अपने पास जो स्वतंत्र चर हैं इसके वो क्या है, वो है u है v। ये एक्स और वाई जो फलन है ये दो स्वतंत्र चरों u और v पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका जो जैकोबियन निकलेगा वो कैसे निकलेगा उसको देखो बेटा। तो इसके जैकोबियन को निकालने के लिए देखो जे बराबर आएगा अपने पास, जैकोबियन को किससे लिखते हैं, जे से। और जे किसका जैकोबियन निकलेगा, एक्स और वाई का निकलेगा ना। जैकोबियन तो निकलना है, लेकिन जैकोबियन कौन से फलनों का निकलता है, क्योंकि जैकोबियन किसका निकलता है, फलन का। जैकोबियन को क्या बोलते हैं, फलनिक सारणी। तो ये जो जैकोबियन था ये यहाँ पे अपने पास एक्स वाई एक फलन है जो u और v जिसके स्वतंत्र चरों पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका जो मान आएगा बेटा वो क्या होगा, वो होगा j x, y और किस पे निर्भर करता है बेटा, u, फलन तो वही है लेकिन निर्भर किस पर करते हैं, u, v पर। अब जब हम इसका जैकोबियन निकालते हैं तो करते क्या है बेटा, डेल x, y अपोन में डेल u, v। जैकोबियन में यही तो करते हैं, आंशिक अवकलन करते। तो हमने इसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया x और y का किसके सापेक्ष, u और v के सापेक्ष। x और y का देखो u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा कैसे, तो बेटा इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, यहां पर भी आगे क्या लगा होगा, इसके सारणी, क्योंकि इसका पद जो आएगा वो किसके रूप में आएगा, सारणी के रूप में। अब आगे देखो बेटा क्या करो, डेल x इसका कर दो किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष कर दिया बेटा। तो भार क्या बच गया, v बच गया। केवल किसके सापेक्ष किया है, x का किया और किसके सापेक्ष कर दिया हमने, u के सापेक्ष। अब हम x का करेंगे, दूसरा कौन सा बच गया, v, तो हमने कर दिया v के सापेक्ष और जो बचा हुआ है उसको कहां लिख दिया, एक का अवकलन हो गया खत्म। किसका हो गया, x का हो गया, u के सापेक्ष भी कर दिया और v के सापेक्ष भी कर दिया। तो x का अवकलन u और v दोनों के सापेक्ष अपना हो गया खत्म। अब किसका नंबर है, तो है y का नंबर। देखो y का जो अवकलन है वो भी किसके सापेक्ष होगा, पहले u के सापेक्ष होगा फिर किसके होगा, v के। क्रम ये रहेगा जो यहाँ पे लगाया हमने। अगर यहाँ पे पहले v के सापेक्ष करते हो तो भारी u होगा, तो यहाँ पर भी पहले किसके सापेक्ष होगा, v के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल y अपोन में डेल e, भार क्या बच गया, v। डेल आगे आएगा y अपोन में डेल v, क्या बच गया, भार। तो बेटा ये होता है व्यापक रूप किसका, जैकोबियन फलन का या जैकोबियन रूपांतरण का। अगर अपने पास कोई फलन एक्स वाई था जो दो स्वतंत्र चरों u और v पर क्या करता है, निर्भर करता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो जैकोबियन रूपांतरण होता है, हमने निकाला कि भाई ये था इसका है और किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। ये था ना, इसका इसके सापेक्ष j क्या कहलाता है, जैकोबियन रूपांतरण। इसका इसके सापेक्ष एक्स वाई का u v के सापेक्ष जो रूपांतरण है वो क्या कहलाएगा, जैकोबियन रूपांतरण कहलाएगा। तो यही अपना जैकोबियन रूपांतरण। इस हिसाब से अपने पास कोई मान दिया होगा, हमें उसको किस में बदलना है, जैकोबियन रूपांतरण की सहायता से उसका मान आगे ज्ञात करना। बेटा जैकोबियन रूपांतरण जो होते हैं इसके अलग से खुद के गुणधर्म होते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे इनके गुणधर्म। तो अगर इनके गुणधर्मों की बात करें तो देखो कौन कौन से गुणधर्म है इसमें।
तो अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, वो है जैकोबियन रूपांतरण के गुणधर्म। तो ये आ गया अपना अगला टॉपिक, क्या है, जैकोबियन रूपांतरण के गुणधर्म या फलनिक सारणिक के गुणधर्म। देखो जो पहला गुणधर्म अपने पास होता है बेटा, देखो वो गुणधर्म अपने पास होता है कौन सा, पहला होता है जे एक्स कोमा एक्स, मतलब एक ही फलन है जो कितनी बार लिखा हुआ है अपने पास, 2 बार लिखा हुआ है, केवल एक फलन है जो 2 बार लिखा हुआ है, एक्स था और दूसरा फलन अपने पास वाई नहीं है, केवल क्या है, एक्स है। तो ऐसी स्थिति में बेटा कैसे करोगे, देखो इसका मतलब हो गया भाई वही अपने पास जे एक्स कोमा एक्स अपोन में क्या आएगा, यू कोमा, हो गया बेटा, क्योंकि दूसरा फलन तो अपने पास क्या है, यू कोमा भी आएगा। तो इसको हमने लिखा किसके रूप में, जे एक्स कोमा एक्स अपोन में यू कोमा। इसका करोगे क्या आएगा, डेल एक्स कोमा एक्स अपोन में आ गया डेल यू कोमा बी। मतलब हमें एक्स का v के सापेक्ष करना है, एक्स का u के सापेक्ष, फिर से एक्स का करना है, केवल एक ही फलन था अपने पास, एक ही रूप में था फलन, कि दोनों समान थे, एक्स था, दूसरा भी क्या था अपने पास, एक्स था। तो ऐसी स्थिति में अब देखो आगे क्या होगा, इसका करोगे, तो इसका करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, वही पहले क्या करोगे, डेल एक्स अपोन में क्या आएगा, किसके सापेक्ष करोगे, u के सापेक्ष, बाहर क्या बच गया, दूसरे का क्या होगा, डेल एक्स अपोन में डेल वी, बाहर क्या बच गया, यू। अब इस वाले एक्स किसका कर दे, इसका नंबर है, इसका करोगे तो कैसे होगा, डेल एक्स अपोन में डेल यू, बाहर क्या है वी, और डेल एक्स अपोन में डेल वी, बाहर क्या है यू। बेटा ये इससे गुणा होगा, ये इससे होगा, बीच में निशान कैसा आएगा, माइनस का, और जब इसको सोल्व किया जाता है तो उत्तर कितना आता है, अपने पास 0 आता है। इसका उत्तर कितना आता है, 0 आता है। तो ये अपना एक गुणधर्म हो गया जो हमने सिद्ध कर दिया, किसका, जैकोबियन का। इसकी सहायता से इसका उत्तर कितना आता है, अपने पास 0 आता है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे गुणधर्म की बात। तो देखो जो दूसरा गुणधर्म इसका होता है वो होता क्या है, अगर हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं तो देखो दूसरा वाला गुणधर्म अपने पास क्या है बेटा, अगर हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं तो ये आ गया जे के कोमा एक्स। दूसरा गुणधर्म क्या है अपने पास, जे के कोमा एक्स। इसको बेटा क्या लिखोगे यहां से, तो यहां से इसका मान आएगा देखो, जे के कोमा एक्स अपोन में यू कोमा बी, हो गया, जे के कोमा एक्स अपोन में यू कोमा बी। जैकोबियन यहाँ पे लगा दो, जैकोबियन जब लगाओगे क्या आएगा, डेल के कोमा एक्स अपोन में डेल यू कोमा। यहाँ पर बेटा के क्या है, यहाँ पर नियतांक है, क्या है के, यहाँ पे नियतांक। ठीक है, जब इसको आगे खोलोगे तो वही हमें खोलने का अपने पास वही तरीका है, उस तरीके में क्या करोगे, आएगा डेल के अपोन में डेल यू, बाहर आ गया वी, डेल के अपोन में डेल वी, बाहर आ गया यू। अब करोगे एक्स का, दूसरा के का हो गया, अब किसका नंबर है, एक्स का, तो एक्स का क्या आएगा, डेल एक्स अपोन में डेल यू, बाहर हो गया वी, डेल एक्स अपोन में डेल वी, बाहर हो गया यू। नियतांक जो होता है उसका अवकलन कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया, और ये 0, ये इससे गुणा 0 और ये इससे गुणा 0, टोटल कितना हो गया, 0। ये हो गया अपना इसका दूसरा गुणधर्म, किसका हो गया, जैकोबियन का। और कौन सा गुणधर्म अपने पास, 2 नंबर। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो देखो तीसरा जो होता है वो होता है जे एक्स कोमा वाई बराबर होता है माइनस जे वाई कोमा एक्स। अगर मतलब मैं इनके फलनों के आपस में क्या बदलता हूं, निशान बदलता हूं, एक्स की जगह पर वाई लिखता हूं और वाई की जगह पर क्या लिखता हूं बेटा, एक्स लिखता हूं। तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास मान आएगा वो मान कितना होगा, केवल निशान बदल जाएगा आगे, मतलब जो मान है वो संख्या वही रहेगी लेकिन क्या होंगे वो विपरीत, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ये होता है इसका तीसरा गुणधर्म। अब देखो हम चौथे गुणधर्म की बेटा बात करते हैं। जो इसका चौथा गुणधर्म अपने पास होता है वो क्या होता है? तो देखो जैकोबियन का जो चौथा गुणधर्म होता है अपने पास वो होता है, अगर जे यू कोमा बी है, क्या अपने पास जे यू कोमा बी, तो लिखने का तरीका वही भाई, ऊपर लिखा यू कोमा बी और अपोन में भी क्या आएगा बेटा यू कोमा बी, वही होगा। जैकोबियन करने के लिए क्या लगाओगे, डेल यू कोमा बी अपोन में डेल यू कोमा बी। यहीं से पता चल रहा है उत्तर कितना आएगा, कट जाएगा आपस में, एक आएगा, या इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल यू अपोन में यू किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, डेल यू अपोन में डेल v, और u मतलब ये हो गया v के सापेक्ष। दूसरे वाले का करोगे डेल v अपोन में डेल u, v के u के सापेक्ष, डेल v अपोन में डेल v किसके सापेक्ष बेटा, v के सापेक्ष। जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से उत्तर कितने आएंगे बेटा, इसको करोगे तो उत्तर आएगा 1। कितना आएगा यहां से उत्तर, इसका 1 आएगा। ये इसका कौन सा हो गया, अगला वाला गुणधर्म हो गया। बेटा 4 गुणधर्म हमने पढ़ लिए, बाकी जो गुणधर्म है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।